अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आज आईएसपीआर के जो डीजी हैं उन्होंने पेशावर में एक इंतहाई अहम और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सूबे में जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इन तमाम जो सूरत हाल है उसका अहाता किया और साथ साथ रियासत पाकिस्तान का टेररिज्म के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसको दो टोक अल्फाज में पेश किया। उन्होंने क्या कहा, ये आपके सामने रखते हैं। सिर्फ रियासत अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी के जामिन है। अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट एंड देयर फैसिलिटेटर्स इज नेवर एंड नॉट ए पॉलिसी। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। और रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम विल नॉट एंड कैन नॉट बी लेफ्ट टू द whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। ये आपने सुना कि टेररिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं, साथ साथ जो सियासी अज़ाइम के वहां पर एक सूरत हाल देख रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हसूल के लिए पॉलिटिकल पार्टी किस तरह एक्ट कर रही है, किस तरह अपने जो सियासी मफाद है उसको लेकर आगे चलना चाह रही है। तो आज डायरेक्टर जनरल जो थे आईएसपीआर के, उन्होंने प्रेसर के अंदर उनको भी इंतबाह किया और कुछ ऑप्शन भी उनके सामने रखे हैं। इंतबाह क्या है, पहले ये आपके सामने रखते हैं। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी है, उसको पास तीन वाज़े चॉइसेस हैं कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। प्रेसर के दौरान डीजी आईएसपीआर ने खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पर एक टेररिज्म हो रही है, आयरोस फोर्सेस के जवान वहाँ पे अपनी जानें दे रहे हैं, और ऑन द अदर साइड जहाँ पर जो गवर्नर्स के मसाइल नजर आ रहे हैं मुसलसल, वहाँ पर कंजेक्टिव तीसरी एक ही सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और गुज़श्ता जो 1.5 साल से वहाँ पे हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कुछ सवालात उन्होंने उठाए, और साथ में ये भी कहा कि कौमी सतह पर एक रियासत पाकिस्तान बयानिया बनाती है, नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातें मुतफिक थी, उस पर जब अमल दरामद की बात की जाती है तो कुछ अपने सियासी मामलात को लेकर ही वहाँ जो हुकूमत है वो उनमें अबहाम पैदा करने की कोशिश करती है। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे इस अजीम सूबे में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुवायत का रंग दिया जाए, इस पे सियासत की जाए। क्या ये बजाते खुद एक मुजरमाना अमल नहीं है कि गवर्नेंस की बजाय, परफॉर्मेंस की बजाय, कैपेसिटी ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बढ़ाने की बजाय, एक बयानिया बनाने की बजाय, अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बजाय, यहाँ पे जो इलीगल अफगान और दूसरे एलियंस हैं उनको पुश बैक करके अफगानिस्तान वापस भेजने की बजाय एक कंफ्यूजन और इबाम पैदा किया जाए। आपने डीजी आईएसपीआर के प्रेसर के कुछ अहम निकात जिसका उन्होंने आज अपने प्रेसर के अंदर अहाता किया है आपके सामने का, साथ साथ वहाँ पे जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वहाँ पे भी खासी एक डेवलपमेंट देखने को मिली है कि वाली पीटीआई ने, जो गंडापुर साहब वहाँ पे वजीर आला थे, उनको मुस्ताफी होने का कहा, उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया। उनका एक जो इस्तीफा है वो भी सर्कुलेट करता रहा, लेकिन जिनको भेजना था इस्तीफा, के गवर्नर को मसूल होना था, गवर्नर कह रहे हैं कि ताहाल उनको इस्तीफा मसूल नहीं हुआ, और वहाँ पे एक नंबर गेम की सूरत हाल भी वहाँ पर पैदा हो गई है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका एक मौकफ है कि मिलकर एक ओपोजिशन, एक मुश्तरका जो है वो उम्मीदवार सामने, मुतफिका जो उम्मीदवार है उसको सामने ला सकती है। अगर इस नोयत की वहाँ पर मामलात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी खासी फॉलोइंग है वहाँ पर, कंसेक्यूटिव तीसरी गवर्नमेंट उसने वहाँ पर बनाई है, तो क्या उसका जो वर्कर है, उसका जो सपोर्टर है, वोटर है, वो इसको डाइजेस्ट कर पाएगा? तो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत जहाँ पे ऑलरेडी खासे मसाइल देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल हैं, वहाँ पर टेररिज्म के मसाइल हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ अगर आगे बढ़ती है, कुछ एडवेंचर होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असरात क्या होंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद, उनका तारुफ कराता चलूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा अमूर के हवाले से ही। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। मेजर ट्राइड खुरम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, और
और शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। इख्तियार वली खान साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज जिस तरह डीजी आईएसपीआर का प्रेशर देखा, वो बात कर रहे हैं कि सहूलतकार जो वहाँ पर दहशतगर्दों के मौजूद हैं, वहाँ पर जो गवर्नेंस है, उस पर उन्होंने आज संजीदा नोयत के सवालात उठाए और साथ में कह लें कि सम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, उनको इंतबाह भी जारी किया है। मेरे ख्याल में चीजों को जरा आसान बनाते हैं ताकि कौम को भी समझने में आसानी हो। जी। ऑपरेशन को अगर हम नाम दे दें कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करना है, और अमन इसलिए क्योंकि आए रोज आप देखते हैं कि एक एक दर्जन हमारे जो फौजी अफसरान हैं वो शहीद हो रहे हैं, जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, अवाम उसमें मर रही है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर टेररिज्म है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सेटल एरिया, वहां पर अब कोई कबाइली अजला नहीं रहे, वहां पर अब कोई इलाका गैर नहीं रहा और सब एक हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के अंडर आता है। अगर वहां पर ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो फौज पर भी हमला करती है, रियासती इदारों पर भी हमला करती है, मस्जिद मेंबर और मेहराब को भी नहीं बख्शती, मदरसे को भी नहीं बख्शती, बाजारों में आपकी माओ बहनों, बच्चियों और बड़े बुजुर्गों को भी नहीं माफ करते, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इस तरह की कुव्वतें मौजूद हैं। अब कौन रख रहा है उनको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत का लिबादा ओढ़कर उन्होंने ऐसी तंजीमों को पाल के रखा हुआ है जो ड्रामा करती है कि हम हैं तो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जो अपने फौज के खिलाफ मुखबिरी करे वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। जो अपने रियासत के खिलाफ और अपने अवाम के खिलाफ टेररिस्ट को फैसिलिटेट करे, उनको चंदा दें, उनको भत्ता दें, उनको सहूलतकारी उनकी करें, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। और अगर आपने चीजों को जरा थोड़ा सा ज्यादा एलॉबोरेट करना है और कौम के सामने वाज़े अल्फाज में रखना है, तो इमरान खान इस वक्त चुन चुन कर पाकिस्तान में ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो रियासत के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, शोहदा के खिलाफ हो, फौज के खिलाफ हो और पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हो। जिस वजीर आला की उन्होंने नामजदगी का ऐलान कर रखा है, आप उनकी सिर्फ 2 तकरीरें देख लें, यूट्यूब पे भी पड़ी है, उनकी टाइमलाइन पर भी पड़ी है। वो आपको रियासत के खिलाफ अपनी तकारीर का वो आपको अपने जज्बात खुद ही बता देंगे कि वो कितने वो प्रो तालिबान है, वो भी आपको बता देंगे, कितने वो प्रो पाकिस्तान है वो भी आपको बता देंगे, कितने वो प्रो अफगानिस्तान है वो भी आपको बता देंगे। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तो ये रोकड़ी भाई बैठे हुए हैं, खुरम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको मालूम होगा और आपके भी इल्म में होगा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी कीमतें अदा करने के बाद कि 150 बच्चे एपीएस के हमने लहद में उतार दिए थे, उसके बाद ये ऑपरेशन हुए, नेशनल एक्शन प्लान बना और अमन भी कायम हुआ। उस नेशनल एक्शन प्लान पर 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत में कोई अमल दरामद नहीं हुआ। गुज़श्ता दौर में 2021 में जानबूझकर 15,000 फैमिलीज को, जो टेररिस्ट फैमिलीज थी, उनको स्वात में, चित्राल में, बाजोड़ में और वजीरिस्तान में फिर ला के दोबारा आबाद किया गया। और आज खैबर पख्तूनख्वा का अमन आपके सामने है। इनका मकसद ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान से टूट जाए, इस मुल्क में टूट फूट का अमल शुरू हो। लेकिन हम इनको बता देते हैं कि इंशाल्लाह कभी भी ऐसे नहीं होगा, आपके ये इरादे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो सहूलतकारी जितनी आप नॉमिनेशन की भी आपने बात कर दी, ये आपने स्पीचेस की बात की, शायद वो स्पीचेस ही वो रीजन होगी ना कि उनको नॉमिनेट किया गया कि अग्रेसिव वहां पे सीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था। शर्मिला साहब, आज जिस तरह हमने देखा कि गैर मामूली जो है एक प्रेशर थी और जिसपे उन्होंने डिफरेंट जो इश्यूज है उस पर बात की और सबसे बढ़कर ऑप्शंस दी हैं वहां पे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है उनको कि कैसे आपने चीजों को लेके आगे चलना है, नहीं तो मामला जो है वो शायद ये जो कह लें कि जो सियासतदान है या पॉलिटिकल जो वहाँ पे कुव्वतें हैं उनके हाथ से भी निकल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। देखिए अब येस इट इज़ एन अनयूजुअल प्रेशर और मेरा ख्याल है कि इट इज़ आल्सो लाइक अ चार्ज शीट ऑन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी का हवाला दिया है खैबर पख्तूनख्वा में, वो उन्होंने
जो सूबे में मिस गवर्नेंस है उसको ज़िम्मेदार ठहराया, और जो कि एक हद तक सही भी है, क्योंकि सूबे के वज़ीर आला सिवाय गालम गलोच के और बदतमीज़ी के और कोई काम नहीं कर रहे थे, या सिर्फ थ्रेट देना फेडरल गवर्नमेंट को। सूबे के गवर्नेंस के मामलात, सूबे के अंदर अमन अमान के मामलात, सूबे के अंदर मसाइल के मामलात उनको बिल्कुल भी देखा नहीं गया। और अनफॉर्चुनेटली अब जो ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक नया ड्रामा लगाया है कि जी इस्तीफ़ा दे दिया तो गवर्नर को मौसूल ही नहीं अभी तक कि गवर्नर उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। टेलीविज़न पे दे दिया, टेलीविज़न पे कह दिया, लेकिन वहीं पर कहानी चल रही है। सूबे के मामलात, सूबे की गवर्नेंस चूँकि तू पड़ी हुई है, यहाँ तक कि सूबे के अंदर ऐसे भी हालात आए थे कि सड़कें बंद थी, बच्चों को अद्वियात नहीं पहुँच रही थी, अस्पताल बंद हो गए थे, खाने पीने की अशिया नहीं थी, अमवात हो रही थी, लेकिन सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सूबा बेचारा रुल गया है। बारिशों के अंदर जो हालात वहाँ पर हुए उसके अलावा कोई दाद रसाई नहीं है वहाँ के लोगों की, और अगर यही हाल रहा तो लोग रिवोल्ट करेंगे। और जब एक सियासी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती और लोगों को डिलीवर नहीं करती तो लोगों का ना शदीद गम और गुस्सा होता है, फिर वो रिवोल्ट करते हैं। और जब सिर्फ वो सूबे के ख़िलाफ़ रिवोल्ट नहीं करते, वो रियासत के ख़िलाफ़ रिवोल्ट होती है। सियासी जमातें तो आती और जाती हैं, कभी किसी की हुकूमत होगी, कभी किसी की हुकूमत होगी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लोगों की बेचारों की जो एक आम बेसिक रिक्वायरमेंट है मामूली ज़िंदगी की, वो भी पूरी ना हो। सो आई फील कि फ़ौज का वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस तरीके से बात करना और हक़ाइक़ बताना, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बहुत ही तल्ख़ हैं और बहुत ही संजीदा हैं, वो बताना ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन पीटीआई को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई ने वही करना है जो करते हैं, जो कि कुछ भी नहीं करते वो ना। उन्होंने कौमी असम्बली में कुछ करना है, अब वो धरने पे लगे हुए हैं और धरना देना है, वो इट्स अ सेम ओल्ड स्टोरी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, लोगों के मसाइल पूरे नहीं हो रहे, लोगों में शदीद गम और गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और फिर फ्रस्ट्रेशन निकलती है रियासत के ख़िलाफ़। ठीक है, मतलब कि गवर्नेंस नहीं है, जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए जब वो नहीं होंगे, डेफिनेटली अवाम वहाँ की उनका जो कह लें कि एक उनके जो जज्बात है डेफिनेटली रियासत मुखालिफ ही होंगे जब आप उनको उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। रोकिट साहब, आज का प्रेशर एक उस पर थोड़ा सा कमेंट कर देंगे कितना इंपॉर्टेंट था, और सेकेंडली आज डायरेक्टली कहा गया कि वहाँ पर जो हुकूमत है, वहाँ पर जो सियासी जमात है, वो उसको अपने सियासी मफाद के लिए, जो आपकी भी साबका जमात है, अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है सूरत हाल को। देखो आदिल, ये एक बड़ा अजीबो गरीब पैटर्न डेवलप किया गया है। यानी एक तरफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि मुनज़्ज़म ग्रुप्स हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं, लगातार ऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पर उनकी फैसिलिटेशन की गई। फैसिलिटेशन तो एक लफ्ज़ है। दूसरा, इस पार्टी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो इनका क्लाउड है सारा, उन्होंने इन तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए सिंपथाइजर्स इकट्ठे किए और एक ऐसी फिजा कायम की, एक ऐसी साइकोलॉजिकल ऑर्डर के तहत समझते बूझते हुए ट्रेंड्स डेवलप किए कि आम लोगों के अंदर ये तासुर जाए कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अंदर बहुत सारी खैर है। इन्होंने उनके अंदर खैर का एक कोट किया उनको और उनको प्रोटेक्ट किया, और यहाँ तक एक फिजा कायम की कि उनके तमाम एक्शंस को ये तो नहीं कर सकते थे ना कि उनको इंडोर्स करें कि हाँ हम इंडोर्स करते हैं, लेकिन अपने अल्फाज के साथ और दीगर चीज़ों के साथ ये उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये ना सिर्फ उनको इंडोर्स करते थे बल्कि उनके लिए रास्ते निकालते रहे कि देखें जी ये वजह है कि ये कर रहे हैं, ये वजह है कि ये कर रहे हैं। एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके के साथ केपी के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों को इन्होंने बाकायदा ओन किया, उनको स्पॉन्सर किया, उनको फैसिलिटेट किया और उनके लिए रास्ते और तौजीहात मुहैया की कि दिस इज द रीजन दे आर डूइंग दिस। और उनकी दिलों को जीतने के लिए, उन टेररिस्ट के दिलों को जीतने के लिए आप इनका पैटर्न उठा लें जो ये सोशल मीडिया पे भेजते हैं, उनके दिलों को जीतने के लिए उनके हक में
कोवर्टेड ट्वीट्स की, इन्होंने एक पूरा बयानिया बनाया और उसका रिजल्ट ये निकला कि मामला बढ़ते बढ़ते यहां पर आ गया कि केपी के अंदर और जो हमारा डेर इस्माइल खान के ऊपर द्राबन की साइड है उसके ऊपर जब बहुत सारे शोहदा हैं, नौजवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर जब ये कार्रवाई हो, वो शहीद हो, उनकी टेररिस्ट कार्रवाई को फिर ये फैसिलिटेट करते थे कि वो खैर व खैरियत से बाआफियत बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान पर चले जाएं। फिर एक नैरेटिव ये डेवलप करते रहे पार वाले अफगानिस्तान के लिए, उस हुकूमत के लिए कि जो उनको जगह दे रही थी या जो उनको वहां पर बैठने के लिए मुहैया कर रहे थे प्लेटफॉर्म, ये उनके हक में भी एक पूरी मुहिम चलाते थे और उसका असर ये निकला कि इनका जो वोट बैंक है या जो इनके इन्फ्लुएंस के अंदर लोग हैं वो सिंपथाइजर्स बन गए इन टेररिस्ट ग्रुप के। अब आपको तीन चीजें मिलेंगी, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, एक फैसिलिटेशन करने वाले सहूलतकार हैं जो कि 100% इनकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में मेन लोग इनके, और ये खुद जो अडियाला के अंदर है, और इसका जो ट्विटर अकाउंट्स हैं बाहर से कहीं से भी आप ऑपरेट होते हैं, और तीसरा इन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया विद इन पाकिस्तान सिंपथाइजर्स का। सिंपथाइजर्स किसके? टेररिस्ट के। तो अब इस सारी चीज को समझिए और देखिए कि बैड गवर्नेंस इंटेंशनली है। और अभी हम अगले मरहले में चलेंगे जब आप मुझे मौका देंगे। इख्तियार वली खान ने जिस तरफ निशानदेही की कि जिस बंदे को इस वक्त ये नॉमिनेट कर रहा है एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रोविंस का, हम जरा उस पर भी बात कर लें कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है और ये उससे क्या चाहता है, क्योंकि हमें ये मालूम है, हमारे भी जराए बताते हैं, हमें मालूम है कि किन शराइत पर उसको ये सीट के अंदर लेके आ रहा है और अल्लाह ताला माफ करे क्या इरादे हैं। और ओथ उठाने के बाद उसने कोई गवर्नेंस नहीं करनी, ना उसने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठना है, उसको क्या टास्क दिया है इस पर भी बात करेंगे कि उसको क्या टास्क दिया है इसने। जी ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत बसरा साहब, और शायद वो उस तरह से उनके पास जवाबात नहीं थे, तो शायद वो नाराज होकर हमारे स्टूडियो से जा चुके हैं। अब उनसे अपने सवालात करने थे, स्टूडियो में मौजूद थे सारे जो पैनलिस्ट हैं, उनकी राय लेके आकर DGISPR जिस तरह की पूरी चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पेश की गई थी, जो वहाँ पे पावर में है, मुसलसल 12वां साल उसकी हुकूमत है वहाँ पर, शायद उस तरह के उनके पास जवाबात नहीं थे, वो प्रोग्राम में उन्होंने बैठना गवारा नहीं किया और वो प्रोग्राम से उठ के जा चुके हैं। इख्तियार वली साहब, एक तो रवैया हम जो देख रहे हैं, एक जो अमूमी रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो आज हमें प्रोग्राम में भी नजर आ रहा है कि शायद जो एक प्रेशर है, शायद जो एक डिफाइन करने के भी इस टाइम पोजीशन में नहीं है बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बसरा हमारे साथ मौजूद थे, वो प्रोग्राम से उठ के चले गए हैं। एक पूरा हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत है और साथ में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी आज बात की गई, और साथ में जो उनकी जो अफगान क़यादत इस टाइम मौजूद है इंडिया के अंदर, वहाँ जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ जो दोबारा से वहाँ पे अपनी इंडियन जो प्रेजेंस है उसकी बहाली की बातें हो रही हैं, तो इस पूरे तनाजुर में रीजन और ख़ुसूसन जो KP के है उसके ऊपर खासा कह लें कि दोबारा कुछ चीजें और जो स्टेबिलिटी नहीं है, खतरात मजीद सामने आते नजर आ रहे हैं इस हवाले से। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में एक बात बताई थी, उस वक्त आप बड़े हैरान हो गए थे। मैंने आपको बोला था कि ये वक्त आने वाला है कि अब फैसला हो जाएगा कि जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिलिट्री विंग्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका पॉलिटिकल विंग है। आज हम उस मोड़ पे और उस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं और अब ये बात कौम के सामने बिल्कुल वाजे हो जाएगी। ये जो आप बात करते हैं ना, मतलब मुझे ये बताइए, यहां पर दहशतगर्द तो कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, इसमें देयर इज नो डाउट इन इट। खुर्रम साहब मेजर रहे हैं, मेजर रिटायर्ड हैं, कोई पाकिस्तानी बंदा तो टेररिस्ट है ही नहीं। हमारे अंदर तो कोई खुदकश है ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोई बंदूक बारूद रखने वाला बंदा है ही नहीं जो अपनी फौज पे तान ले, जो अपनी आवाम पे तान ले। अगर इस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको बॉर्डर के करीब अजला में रखा जाता है, तो DC क्या कर रहा है, DPO क्या कर रहा है, थाना क्या कर रहा है, तहसीलदार क्या कर रहा है, वहां के लोकल MNAs क्या कर रहे हैं और वहां के लोकल MPAs क्या कर रहे हैं। डोंट यू थिंक कि दिस इज द फैसिलिटेशन ऑफ टेररिज्म? समझ नहीं आती, मतलब ये तो इट्स नॉट
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट इट। ये तो बड़ी आसान बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप ऐसे लोगों को जब यहाँ पर पनाह देते हैं और उनको कह रहे हैं कि पुलिस आ रही है, फौज आ रही है, भाग जाओ, व्हाट डज इट मीन? क्या आप अब भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान, मुंह से आप पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, दिल से पता नहीं आपकी कौन सी आवाजें निकलती हैं। और बदकिस्मती है ये जो वजीर और मशीर बन के बैठे हैं, ये छोटे छोटे मसनूई ओहदे लेकर उनका पैसे कमाने के अलावा, मनशियात बेचने के अलावा, मनशियात स्मगल करने के अलावा, माल हराम इकट्ठा करने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। वो तो अपना जाती कारोबार बना के बैठे हुए हैं। ये वो नजरियात थे जो नए पाकिस्तान का नारा लगाकर कौम को दिए गए, ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया। मुझे बताइए कितने, यू नेम इट, कोई लैंड ग्रैबर कहिए, कब्जा माफी कहिए, कोई ड्रग ट्रैफिकर देख लीजिए, वो आपको सारे पीटीआई में मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सारे आपको स्मगलर्स मिलेंगे, एबडक्टर्स मिलेंगे, गाड़ियां चुराने वाले, मोबाइल स्मगल्ड आइटम्स, जितनी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है खैबर पख्तूनख्वा में। यहां पर इलीगल बिजनेस अगर हो रहा है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और उनकी सूबाई हुकूमत की छतरी तली हो रहा है। ठीक है शर्मिला साहब, एक तो बसरा साहब हमारे साथ थे, कुछ लोग एक पाकिस्तान तरीके साहब को जो कह रहे हैं बेहतर से अमल बन गया है। जी इख्तियार साहब आपकी तरफ आता हूँ। शर्मिला साहब, बसरा साहब साथ थे, वो प्रोग्राम से उठ के चले गए हैं, शायद डिफेंड नहीं कर पा रही पाकिस्तान तरीके साहब अब टीवी चैनल्स पे भी बैठ के जो हालात बन चुके हैं उसके लिए। और सेकेंडली जिस तरह हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान से बहुत सारा मामला पाकिस्तान की जानिब खराब होता है, लेकिन अब उनके जो वजीर खारजा है अमीर मुत्तकी, वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। दोबारा से वहां पे एक हमने देखा कि माजी में दर्जनों कॉन्सुलेट खुले हुए थे, फिर वो बंद हुए, अब दोबारा से कॉन्सुलेट और दोबारा से वहां पे सफारत खाने बनाए जाने की जो है वहां पे कहने के एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि पीटीआई की पूरी जमात जो है वो डिसफंक्शनल है। अब दो ख़वातीन के कहने के ऊपर सूबे के वज़ीर आला को चेंज कर दिया गया है, और जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये हैं कि सूबे के सिक्योरिटी के मामलात सही नहीं थे इसलिए तब्दील कर दिया गया है। गंडापुर को कभी इसलिए लाए नहीं थे कि सूबे के मामलात संभालने थे या सूबे में बेहतरी लानी थी। उनकी तो मेरिट सिर्फ गालम गलोच है और मैली और गंदी ज़बान है, और तो उनके पास कोई मेरिट है नहीं। और जो दूसरे वज़ीर आला को लेकर आ रहे हैं, ही इज़ अ नोविस, उन्होंने क्या सूबा संभालना है या क्या वहाँ के मामला ठीक करने हैं। ही इज़ हैंड पिक्ड, ही इज़ अ नोविस, और उसको एक पपेट की तरह ये चलाएंगे। इनको ऐसे ही लोग चाहिए, क्योंकि इनको अपने जो मज़मूम अज़ाइम हैं और अपनी जो एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ एक गवर्नमेंट करते हैं, अपनी पर्सनल सियासत जो करते हैं उसको चलाना है। और इनको किसी चीज़ में, आवाम के मसाइल में, सूबे के मामलात में किसी किस्म की इनको कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो उसमें कोई बेहतरी आए। आपने अफ़गानिस्तान की बात करी तो बिल्कुल इंडिया उस मुदाखलत कर रहा है, और इंडिया इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के लिए। और ये आज DGISPR ने भी सामने ये बात रखी है, और जो कि सही बात है और रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो मेलाफाइड इंटेंशंस हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और जहाँ पर वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वो पॉलिटिकल जो लोकल पॉलिटिक्स हैं, लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो हो रहे हैं इस्तेमाल। और यही आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है। और अच्छी बात है कि लोगों को मालूम होना चाहिए, कौम और मुल्क को मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है, और कौन सी जमात जो है वो आपके साथ सिंसियर है, कौन सी जमात नहीं है, कौन इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम करती है और कौन इस मुल्क के लिए काम करती है। ठीक है, रॉकेट साहब आपके साथ मौजूद थे अभी बसरा साहब, तो वो प्रोग्राम से उठ के चले गए हैं। आपको भी कुछ बता कर गए हैं, क्यों गए? वो कह रहे हैं कि एक तो मैं बात नहीं करना चाह रहा जो इश्यूज चल रहे हैं, और सेकेंडली कुछ पैनलिस्ट के हवाले से भी उनको कुछ खदशात थे। मेरे ख्याल में वो बसरा साहब ने इख्तियार खान को और मुझे इकट्ठा बैठा हुआ देखा तो उसने कहा चले जाएं तो बेहतर है। मैं ये कहूँगा जाना नहीं चाहिए, प्रोग्राम्स में बैठना चाहिए और प्रोग्राम्स को फेस करना चाहिए। आपने अपना आर्गूमेंट देना है अगर आपके पास कुछ सॉलिड आर्गूमेंट है। मैं उस टॉपिक पे आऊँगा। अभी शर्मिला फारूकी ने एक जिस तरफ निशानदेही की कि प्रायोरिटी क्या है, एक आदमी का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद प्रायोरिटी क्या है। हम ये समझे हैं और हमें ये मालूम है कि प्रायोरिटी सिर्फ एक है। देखिए वो पॉलिटिशियन नहीं है, ना उसकी कोई रूट्स हैं, ना उसने कभी पॉलिटिक्स ये वाली की है कि जिस पर उसको गवर्नेंस का
या सूबा चलाने का या इवन एक छोटा सा कोई यूनिट चलाने का तजर्बा हो, उसकी जो सीवी है उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि जब निकलेगा जत्था इस्लामाबाद पर हमला के लिए तो पथराव इसमें सबसे आगे ये होगा। जब मुराद सईद के साथ 1500-2000 दहशतगर्द आएंगे तो ये उनको फैसिलिटेट करेगा। और ये एक ऐसा हार्ड लाइनर नौजवान इन्होंने चुना है कि जिसके पास और कुछ भी नहीं है कुछ करने को। इसका एम क्या है, क्यों इसको चुना गया है? ना इन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को पूछा, ना इन्होंने किसी अपने पॉलिटिशियन को पूछा। बाकी हम तो आपके प्रोग्राम्स के तवस्त कहते रहे कि इनके पॉलिटिशियंस की हैसियत जीरो है और मालूम नहीं कि वो किस बुनियाद पर। पॉलिटिशियन तो कुछ अपनी अपने मकाम के लिए पॉलिटिक्स करता है, लेकिन इस कदर ज्यादा बेहैसियत हो के सियासत करना सिर्फ और सिर्फ आपको इस पार्टी में मिलेगी। मतलब अभी जो पूरा उनका जो नजर आ रहा है, उनकी जो सीवी या जो प्रोफाइल है, जिस मकसद के लिए उनको लेकर आया गया वो यही है कि जो एहतजाजी और मुजाहमत की सियासत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाह रही थी, जो करने के लिए गड्ढापुर साहब नाकाम रहे थे, तो शायद उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रेसिव जो है वो नौजवान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा। चले इस पे बात करेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वज़ीर आला बनवाने में कामयाब हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और नंबर टर्म क्या है, या अपोजिशन जो बात कर रही है कि कोई मुतफिका उम्मीदवार भी आ सकता है, इसके कितने इम्कानात हैं? उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नया सीएम नॉमिनेट किया है, एक नौजवान सीएम। बताया जा रहा है कि साबका फाटा से उसका ताल्लुक है। तो पहली बार कोई सीएम होगा जो फाटा और साबका फाटा से जो है वो बनेगा। फाटा के जो साबका जो कहने के जो इंजमाम के बाद जो अजला थे, उनके भी बहुत सारे मसाइल थे कि वो उस तरह से तरक्की नहीं हुई, तो वो भी सारे के सारे खत्म हो गए। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फोकस नजर आ रहा है वो ये है कि मुजाहमती जो सियासत करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 26 नवंबर का 1 साल पूरा होने वाला है, उसके मौका पर इस्लामाबाद में कोई एक बड़ी गैदरिंग करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है। तो इख्तियार वली साहब, एक जो कह लें कि एक पश्तून सेंटीमेंट नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ खेल रही है और उसको आगे बढ़ाने की बात कर रही है। जुनैर अकबर ने कुछ रोज पहले इस तरह एक बयान दिया था कि अगर इन नौजवानों को अगर आप नई कौमी धारे में आने देंगे, इनको नहीं चलने देंगे, तो ये बिला आखिर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, तालिबान है, पीटीएम है, ये उनकी जानिब रागिब हो जाएंगे। कौन से कौमी धारे की बात करते हैं? कौमी धारे से तो आप इन नौजवानों को आपने रियासत मुखालिफ बना दिया है। आपने उनके जहनों में, उनके खून में वो जहर भर दिया है कि ये फौज तुम्हारी दुश्मन है, ये मुल्क तुम्हारा दुश्मन है, ये रियासत तुम्हारी दुश्मन है। उठा के देख लीजिए आप जो नए नामजद वजीर आला हैं सोहेल खान अफरीदी साहब, जरा उनका चेक कर लीजिए। एक तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, मुझे बताइए। व्हाट वाज द स्पेशलिटी जिसकी वजह से उनको नॉमिनेट किया गया है? क्या वो कोई अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे? क्या वो कोई एक्सपीरियंस्ड वन थे? नो। इससे पहले वो काउंसलर भी नहीं बने थे। इमरान खान उनको जानते क्यों है? इमरान खान ने उनकी शनाख्त कैसे की? क्योंकि उसने असेंबली फ्लोर पर सबसे पहले वहां पर जो मौजूद खवातीन अपोजिशन की असेंबली की अरकान थी उनको गालियां दी, ये उसकी वजह शोहरत बनी। फिर उसके बाद उसने फौज को गाली दी, फिर उसके बाद उसने फौज के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना शुरू किया, फिर उसने तालिबान के हक में और दहशतगर्दों के हक में तकरीरें की। तो यही उसकी वजह शनाख्त बनी और इसी वजह से इमरान खान ने उसको खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला नामजद किया। वरना वो तो उनको कभी जानते भी शायद नहीं थे कि ये कौन है, कोई नहीं। इमरान पीटीआई ने नॉमिनेट कर दिया, क्या बन पाएंगे सीएम जो हालात वहां पर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आजाद अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि सारी आजाद है, तो इस सूरत हाल में बन पाएंगे क्या ये अफरीदी साहब वजीर आला? आदिल, ये फैसला यहाँ पर बैठकर मैं, खुरम भाई, आप और हमारे दीगर शर्मिला मैम बैठी हुई हम नहीं कर सकते। ये फैसला करना होता है वहां के अवाम ने, उनकी असेंबली ने करना होता है। असेंबली में मुस्लिम लीग लार्जेस्ट जमात है, JUI है, ANP है, PPP है, PTIP है, और इसके अलावा वहां पर ये सारे जो हैं ये PTI के लोग नहीं, ये आजाद हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं। वो अगर इस तरफ आ सकते हैं तो इस तरफ भी जा सकते हैं। अगर वहां से वो जब जिस दिन फिर
ऐलान होगा कि अब हाउस खाली हो गया, लीडर ऑफ द हाउस की जरूरत है, उसके चुनाव का वक्त आएगा, तो उस पे फिर हम अपना कैंडिडेट जो है वो लॉन्च करेंगे और मुश्तरका करेंगे। और अगर उम्मीदवार लाएंगे ना तो उसको फिर हारने भी नहीं देंगे कि उसको हम हारने के लिए खड़ा करेंगे। इंशाल्लाह वो जीत भी जाएगा। ठीक है। अच्छा रोकी साहब, जो एक बात, एक कह लें कि एक कौम परस्त सियासत, पश्तून कल्चर, पश्तून नौजवान जो है पाकिस्तान तरीके साहब उसके साथ वो सेंटिमेंट्स के साथ खेलती हुई नजर आ रही है, जिस नौयत के बयानात लीडरशिप की जानिब से आ रहे हैं और जिस तरह एक नया सीएम जो है नॉमिनेट किया गया है। अब जिस तरफ ये कहानी लेकर जा रहे हैं इसका जरा पीछे ले जाइए कुछ अर्सा पहले और खैबर के अंदर वह हालात देखिए, क्योंकि केपी के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस या सेक्टेरियन रिफ्ट इस तरह नहीं है, सिर्फ कुछ पॉकेट्स में है, लेकिन खैबर में खास तौर पर कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ रॉ ने इस वायलेंस को बढ़ाया। दूसरी तरफ लेकर जाइए सवात के अंदर मौलाना जो फजलुल्लाह था, ये जो गैंग था तमाम टीपी का जो हेड था, आप उसकी तरफ लेकर जाइए और उसके जो रेमिनेंट्स हैं उसको भी जोड़िए इस मौजूदा सूरत हाल में। आप इसी चीज से निकालिए एहसानुल्लाह एहसान जैसा आदमी पीटीआई की स्पेस के अंदर मदऊ किया जाता है और एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने की कोशिश की जाती है फॉर अगेन टेररिस्ट उस स्पेस के अंदर, और उसको ये बढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं। इन तमाम चीजों को कॉम्बिनेशन देखिए। खैबर बजाते खुद एजेंसी के लिए इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है इस शख्स की सूरत में, क्योंकि ये समझ लें कि एक सुसाइडल इसने चुना है, वो सुसाइडल को ये इस्तेमाल करना चाहता है इमरान अगेंस्ट पाकिस्तान एंड आर्मी, लेकिन उसके नताइज उसकी अपनी कौम के लिए बड़े भयानक हो सकते हैं। और इस सारी जो मूवमेंट आगे नजर आएगी आपको, अल्लाह ना करे अल्लाह वो वक्त ही ना लाए कि वो मूवमेंट चले, उसके अंदर आपको नौजवान पढ़े लिखे बच्चे या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एक्टिविस्ट नजर नहीं आएंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ निहायत शिद्दत पसंद और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ लिंक्ड लोग नजर आएंगे, चाहे वो 1,500, 2,000 या 2,500 है। मैं फिर कह रहा हूं कि ही नॉट बी एबल टू लॉन्च जत्था कि वो इस्लामाबाद जल्दी लेके आ जाए। केपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये बंदा, और इस पार्टी के लिए भी, अभी मैं वो कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, इस पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है, अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि इसके आने के बाद इसकी पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल अप्रोच के साथ चलने वाले लोग थे जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है, जो पॉलिटिकल पार्टी को बचाना चाहते हैं, वो सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। मैंने तो जिस दिन इसने इसको नॉमिनेट किया, मैंने कहा आज इसने इंश्योर किया है इमरान में कि अगर मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं होगा। अगर मैं किसी, उसे मालूम है इमरान को कि उसका करियर खत्म है, और उसने कहा अगर मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं होगा, और वो अपनी पार्टी को अब खुद अपने हाथों से आग लगा रहा है। हमें उसकी तबीयत का पता है, और वो तमाम अपने पार्टी के बंदों को डैमेज करेगा, क्योंकि वो उसके दिमाग के अंदर ये है कि मैं जेल के अंदर पड़ा हुआ हूं, ये बैरिस्टर गौर बाहर मौजे कर रहा है, मेरे नाम पे ये एमपीएस बने हैं, ये बाहर गाड़ियों में फिर रहे हैं, बड़े इनको खाने खा रहे हैं। ही विल इंश्योर कि वो तमाम इस लड़के की वजह से पाकिस्तान को भी डैमेज करेगा, आर्मी के खिलाफ भी करेगा, और अपनी पार्टी को वो मुकम्मल। गंडापुर साहब का बताया ना रोकड़ी साहब, गंडापुर साहब का बताए, वो बताया जा रहा है कि वो पेशावर से डीए खान चले गए हैं, अभी तक रेजिग्नेशन की भी उनके अभाव ही पाया जा रहा है। ऑल तो उन्होंने ऐलान कर दिया था एक सोशल मीडिया पे, उनका जो रेजिग्नेशन है वो भी गर्दिश करता रहा। क्या गंडापुर साहब चले जाएंगे, जो ऐलान किया है उस पर कायम रहेंगे? गंडापुर इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन आ सकता है। गंडापुर बड़ा स्मार्ट एक्शन किया उसने, एक पॉलिटिकल, उसने एक पॉलिटिक्स वाला एक्शन किया। उसने कहा है कि जी मुझे उसका हुक्म आया, हत्ता कि गंडापुर को इन्होंने बेइज्जत करके निकाला है। उसने कहा ये लो मैं इस्तीफा लिख के दे रहा हूं, लेकिन वो जस्टिफाइड है। आप ऐसे नहीं होता कि आप बाहर सुलेमान राजा बैठ के कह दे और वो इस्तीफा दे, उसका काम है कि वो मिले उसको जाके जेल के अंदर, उसको जाके इस्तीफा दे। गंडापुर ने एक और इंटरेस्टिंग काम किया आज, उसने चीफ मिनिस्टर हाउस भी छोड़ दिया और वो डेरा इस्माइल खान चला गया। इस वक्त केपी सूबा बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के, देयर इज नो चीफ मिनिस्टर इन केपी। इस पार्टी की नलायकी, मतलब हालात ऑलरेडी वहां पे बड़े कहने के कशीदा है, और जिस तरह आज हमने डीजी आईएसपीआर के एक प्रेसर भी देखा, किस तरह उन्होंने वो पूरी की पूरी बात की
बसरा साहब ने तो पार्टी को उसका डिफेंड नहीं किया, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सवालात का जवाब नहीं दे पाए और प्रोग्राम वो छोड़कर चले गए, डिफेंड नहीं कर पाए अपनी जमात को उस तरह से जिस तरह करना चाहिए था। आज एक तो DGISPR का प्रेस डेफिनेटली आपने देखा होगा, पूरी एक चार्ज शीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। थोड़ा इस पे भी कमेंट करते हैं, फिर जरा सूबाई जो मामला वहां पे चल रहे हैं उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले जरा स्टार्ट में बता दें कि जो DGISPR ने प्रेशर किया, क्या कहेंगे उसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं तो चूंकि मेरे भाई की शादी है, मुझे नहीं पता है कि DGISPR ने क्या कहा है। मैंने आज पूरा दिन नहीं सुना है, खबरें नहीं सुनी है, लेकिन ठीक है, चले चले। अब जो वहाँ पे एक डेवलपमेंट हुई है अगर कि गंडापुर साहब जो है वो रिजाइन दे रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, एक नए नौजवान को नॉमिनेट भी कर दिया गया है। क्या उनकी जो प्रोफाइल आपने भी देखी होगी, डेफिनेटली सिर्फ एक मुजामती सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी को लेके आगे चलना चाह रही है, सिर्फ इसीलिए एक नौजवान को, एक एग्रेसिव नौजवान को नॉमिनेट किया गया? कि देखें, ये एज्यूम किया जा रहा है ना कि ये कन्फ्रंटेशन की सियासत की तरफ जा रहे हैं, ये एज्यूम किया जा रहा है। नौजवान है, एक वर्कर है पार्टी का। शौकत साहब चले इसी बारे में मजीद भी बात करते हैं, उससे पहले प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह देखना है इख्तियार भाई। एक तो अगर ये पूरी सूरत हाल यूं ही आगे बढ़ती है, आप लोग भी अपना कैंडिडेट जो है पुट करते हैं, मैदान में ले आते हैं। जैसा भी आपने कहा, अगर कैंडिडेट आएगा तो हारने के लिए नहीं आएगा। सूरत हाल इसी तरह डेवलप होती है तो मैंडेट तो देख रहे हैं, मेजोरिटी तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। ऑलरेडी सूबे में बहुत सारे मसाइल हैं, और अगर उनका बंदा जिसको नॉमिनेट किया है वो CM इलेक्ट नहीं होता, कुछ और आप लोग वहाँ पे एडवेंचर कर जाते हैं, कुछ और चीजें मैनेज कर लेते हैं, तो वहां पे जो वोटर सपोर्टर है वो मुतमईन हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो जो देखें, एक तो मैंडेट की बात आप करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहां पर इतने MPs नहीं है, ये तो सारे इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट की तो पार्टी नहीं होती है, अगर इनकी पार्टी होती है उसमें शामिल हो जाते। तो अब इंडिपेंडेंट लोग तो आज अगर इधर खड़े हैं तो कल उधर जा सकते हैं, सुबह इधर खड़े थे तो शाम को उधर जा सकते हैं। तो वो तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, वो तो हो सकता है। और दूसरा ये, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, लेट सपोज कि PTI है, वो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर 4 धड़ों में तकसीम है। अलीमा खान का अलग ग्रुप है, बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, गंडापुर का अलग ग्रुप है, और कुछ एक 2-4 और बंदे हैं ग्रुप को, वो अलग से वो लीड करते हैं। ये जरूरी तो नहीं जो आपको सामने से नजर आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट दैट मच सिंपल, आपको ये सारा नजर आ जाएगा। हम तो इस बात पर देखें यार आदिल, हम ये नहीं कि कोई हुकूमतों के भूखे हैं या इक्तिदार के भूखे हैं। हमारी इस वक्त भी हुकूमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज में हम हुकूमत में बैठे हैं। हमारी ये 5वीं बार मुल्क में हुकूमत बनी है। ये नहीं है कि हम पहली दफा है, कोई नतीजे नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं कि हुकूमत में। बात इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की और पाकिस्तान की सलामती की है। ये सूबा मैं खबरदार करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तानी अवाम को, और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, कि खैबर पख्तूनख्वा को ये लोग पाकिस्तान से काटना चाहते हैं। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर आग लगे, यहाँ पर बम धमाके हों, यहाँ पर फौज अवाम के खिलाफ और अवाम फौज के खिलाफ खड़ी हो, पुलिस जो है वो अवाम पे गोलियां बरसाए, अवाम पुलिस पर पत्थर बरसाए, मोर्चा जन हो जाए। यहाँ पर कुछ ऐसे हालात जिसको क्योस कहते हैं और जिसको कहते हैं कि खाना जंगी, इमरान खान का टारगेट वो है जो हम कभी नहीं होने देंगे। हुकूमत क्या, वजीर आला क्या, वजारतें क्या, ऐसी हुकूमतें एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों हुकूमतें पाकिस्तान की सलामती पर और इसके अवाम पर, इनकी जानो माल पर, इस मुल्क के अमन पर कुर्बान। हमें इक्तिदार की भूख नहीं है, हमें इक्तिदार के रसिया नहीं है। कोई बंदे का बच्चा ये लोग लाए, इनके पास हैं बंदे। आतिफ खान को ले आओ, जो एक सुलझा हुआ बंदा है, ले आओ। आप मुश्ताक गनी को लॉन्च करो, वो एक मंजा हुआ पार्लियामेंटेरियन है। लेकिन इमरान खान का मकसद पार्लियामेंटेरियन नहीं है।
इमरान खान का मकसद इस सूबे का अमन नहीं है, उसका क्या है? वो छड़ा छांट आदमी है, चादर इधर डाल के वो चल पड़ेगा, कहीं भी जाएगा। बच्चे तो उसके लंदन में बैठे हुए हैं, उधर उसके पास पल रहे हैं, उधर पहुंच जाएगा। उसका इधर लेना देना क्या है? वो तो अपनी चादर उठा के ले जाएगा। मसला यहाँ के 4 करोड़ की आबादी का है और फिर 25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान का है। हमें इसमें सोचना, हमने इनको सेव करना है। इमरान खान चाहता ये है कि खाना जंगी हो और ये मुल्क केओस में जाए, ये मुल्क तबाही की तरफ जाए। वो एक और सकूते ढाका और सकूते बंगाल की तरह वो एक और सकूत चाहता है। ऐसे नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना था, ये तक कयामत सलामत रहेगा। ठीक है, आखिर में सिर्फ ये बता दें, गंडापुर साहब का जो रेजिग्नेशन है, आपके पास क्या इतलात है? आप डेफिनेटली पूरे खैबर पख्तूनख्वा के प्राइम मिनिस्टर की आंख नाक कान है, बड़े कीनली इसको देख रहे होंगे। तो ऐलान कर दिया, गवर्नर तक उनका इस्तीफा नहीं पहुंचा, तो इधर से गंडापुर साहब भी कोई यू टर्न ले सकते हैं? कुछ इस तरह भी मामला गंडापुर की जानिब से भी हो सकता है आपके मुताबिक? यार ये यू टर्न वाली बात तो मुझे नहीं पता, वो लेंगे नहीं लेंगे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनकी मर्जी है। कोई कबाहत भी नहीं है इन द ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन उनके जहां तक इस्तीफे की बात है, तो वो जो एक ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर होता है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। जिस तरीके से इस्तीफा जमा कराया जाता है, पहुंचाया जाता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया। वो तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। पता नहीं उस पर दस्तखत भी है या नहीं है, लेकिन उसने एक चीज थी, उसने ठोक दी है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कोई इस्तीफा अगर उनका आएगा तो इसमें भी ये मैं आपको लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि गवर्नर के पास अगर ड्यू प्रोसेस से होता हुआ उनका रेजिग्नेशन पहुंच जाए तो गवर्नर इज बाउंड टू अप्रूव दैट एंड साइन दैट। वो उसमें कोई लीतो लाल या फिर उसमें कोई हुज्जत पे नहीं होती है, वो फिर कर देंगे। एंड दिस इज नॉट द मैटर कि यार कोई ये असेंबली है, उसकी मर्जी है, जो जिसके पास अक्सरियत होगी वो वजीर आला बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक बात आपको बताऊं, शर्मिला को जरा थोड़ी सी करेक्शन भी कर दो कि अली अमीन जो है वो 3 खवातीन की लड़ाई में वो कुर्बान हो गया, वो कुर्बानी का बकरा बन गया। एक लड़ाई उसकी हुई थी 26 नवंबर को बुशरा बीबी के साथ। अभी 2-3 हफ्ते उसकी एक लड़ाई हो गई थी अलीमा खान के साथ, और दरमियान में काफी मुंहमारियां उसकी मशाल यूसुफजई के साथ भी होती रही हैं। तो 3 खवातीन जो थी वो इकट्ठे मर्द को भगा के ले गई हैं, उड़ा के ले गई हैं, उसकी सब सत्यानाश। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं गंडापुर साहब जो है वो पूरे 2 साल जो है वो अपना मामला गुजार गए, डिफरेंट न्यूज के डेट्स भी देते रहे, कारकुनान को भी सेटिस्फाई करते रहे, लेकिन बिला आखिर जो मामला खराब हुआ वो अलीमा खान साहिबा के बारे में जो बयान था वही उनको जो है उनकी जो कह लें कि जो वजारत आला चल रही थी उसके खात्मे का बाइस बन रहा है। अच्छा, आखिर में जी आखिरी क्वेश्चन है जनाब रोकड़ी साहब, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि मुतफिका उम्मीदवार भी हुकूमत ला सकती है, हुकूमती जो इत्तेहाद है वो लेके आ सकता है, जो वफाक में इत्तेहाद है या वहाँ पे अपोजिशन है, अगर वो कामयाब करवाने में भी कामयाब हो जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, ऑलरेडी बहुत सारा एक माइंड वहाँ पे बना हुआ है रियासत के बारे में, वफाकी हुकूमत के बारे में, तो क्या वहाँ का जो लोग हैं, जो कारकुन है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो मुतमिन होकर बैठ जाएगा इस तरह के किसी भी एडवेंचर के बाद के वहाँ पे मजीद हालात खराब होंगे? आदिल, केपी की प्रेजेंट जो पोजीशन है, कारकुन को मुकम्मल आइडिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे क्या करवाना चाहती है। उनके माँ बाप को, कौम कबीलों को, सबको आइडिया है। कारकुन नहीं निकलेगा। अब क्या इसके लिए कोई दूसरी गवर्नमेंट, जैसे इख्तियार खान ने कहा या आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कि क्या इनको ये कोशिश करनी चाहिए? हाँ, इनको 100% कोशिश करनी चाहिए। मेरा इस पे जो आखिरी बात है वो ये है कि इस तरीके इंसाफ के साथ जुड़े हुए वो लोग जो खैरख्वाह हैं, अच्छे लोग, जो सियासत की वजह से अपनी सियासी बका के लिए फंस गए इनके साथ, उनके लिए ये आखिरी चांस है। अगर वो उन्होंने अपनी सफ़ें दुरुस्त की तो वो अपनी सियासत को भी, अपने सूबे को भी, अपने इलाकों को भी बचा लेंगे। और अगर उन्होंने वो कहीं बदबख्ती से खड़े हो गए इस नई चेहरे के साथ, तो सबसे पहले जो डैमेज होंगे
और सबसे पहला जो निशाना बनेंगे वो इनकी अपनी पार्टी के वो लोग हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत आगे आना चाहते हैं। कोई मुल्क दुश्मन नहीं है और ना दहशतगर्दों की आनत करना चाहते हैं। तो इस बंदे की नॉमिनेशन के साथ सबसे पहला खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरा खतरा है उसके कारकुनों को कि जिनके माँ बाप से उनके बच्चों को इंसाइट करके लाकर ये बर्बाद करते हैं और इनके अपने बच्चे अयाशियों में पल रहे हैं और लूटमार में उलझ रहे हैं। और तीसरा खतरा है पाकिस्तान को इस नॉमिनेशन से। तो ये सोच लीजिए, इसको कैटेगराइज कर लीजिए कि पहला खतरा इस पार्टी के संजीदा सियासतदानों को है इस नॉमिनेशन से। दूसरा खतरा है उन कारकुनों को जो बच्चे इंसाइट करके खानदानों को तबाह करने के लिए। तीसरा खतरा इस पार्टी को खुद है, ये खुदकुश हमला है इस पार्टी पे इमरान का। वो नहीं चाहता कि ये पार्टी उसके बाद बचे, वो हर चीज को तहस नहस करना चाहता है। और फिर आखिरी जो है ये मुल्क के लिए, तो हम तमाम ने मिलकर, इनके अख्तियार खान का काम है, हमारा काम है कि इनकी पार्टी के अच्छे लोगों के साथ हम बैठकर डायलॉग करें कि देखो जिस सिमत के अंदर ये लेके जा रहा है ये सिमत बर्बादी की सिमत है। अफरीदी कौम के साथ बैठकर डायलॉग करें कि तुम्हारी कौम के लिए जो खड्डा खोद रहा है ये जेल के अंदर बैठा हुआ आग लगाने के लिए, उससे तुम्हारी कौम, ये जो कबीला है तुम्हारा, ये भी नहीं निकल सकेगा। तो हम तमाम ने मिलजुल कर, पॉलिटिशियंस ने, तमाम ने सोचना है कि ये पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान नहीं सोच रहा, ये अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स को, अपनी पार्टी के उन लोगों को जो इसकी नेगेटिव कामों में शामिल नहीं होते, ये सारों को, वो कहते हैं ना, धनेल बनाना चाहता है, ये पीसना चाहता है। तो दिस इज वेरी सीरियस थिंग व्हिच इज डेवलपिंग। पाकिस्तान साहब, हम देखें बतौर सियासी जमात भी वहाँ पे कुछ धड़े ऐसे भी मौजूद हैं जो हालिया जो तैनाती या नामजदगी जो है इसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात है। और ये भी बताया जा रहा है कि समहाउ ये पूरा जो मैसेज है पानी पीटीआई तक भी पहुंचाया जा चुका है। देखते हैं कि फाइनल फैसला तो उन्होंने ही करना है कि किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसने को नहीं करना। सूरत-ए-हाल बड़ी कह लें कि एक इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल खैबर पख्तूनख्वा में हमें सियासी तौर पर इस टाइम नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करेंगे इख्तियार वली साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और रोखड़ी साहब हमारे साथ थे। साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें बसरा साहब ने भी ज्वाइन किया था, स्टूडियोज में आए थे, आकर जरा वो बैठे, उन्होंने अब जब हमारे सवालात देखे या जो दीगर पैनलिस्ट थे जब उनकी आरा उनके सामने रखी गई, उन्होंने सुनी, तो उसके ऊपर कोई तबसरा उन्होंने नहीं किया और वो स्टूडियो से चले गए। फिर शौकत यूसुफजई साहब भी आए वो कॉल पर, लेकिन वो बता रहे थे किसी अपनी जो खानदानी किसी तकरीब के अंदर इस टाइम वो मौजूद है, वो भी पार्टी के हवाले से उस तरह से बात नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम जो कहने के एक सफ़ों में एक बेचैनी भी नजर आ रही है और एक तफरीक भी नजर आ रही है। उसकी रीजन जो है वो इस नोयत के फैसले हैं, जो ऑर्डर आ जाता है कि आप ये चीज कर लें, लेकिन बार पर जो क़यादत मौजूद है, जो वर्कर मौजूद है, उसके लिए भी उन चीजों को लेकर आगे चलना खासा मुश्किल हो जाता है। आज जिस तरह DGISPR ने एक प्रेसर की है पेशावर में जाके, जो सदर मुकाम है सूबा खैबर पख्तूनख्वा का, जो सबसे ज्यादा टेररिज्म से मुतासरा सूबा है, जहाँ पे आए रोज सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं, फोर्सेस के लोग भी अपनी जानें दे रहे हैं। एक बड़ा बॉर्डर वो इलाका जो है अफगानिस्तान से शेयर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रही है। और जिस तरह हमने इब्तदाई में अपने कहा था कि अमीर मुत्तकी जो अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में मौजूद है, वहाँ जाकर कुछ नए एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। कई रोज़ा उनका ये दौरा है, कुछ एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। माजी में भी वहाँ पे इंडिया किस तरह अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता रहा है, सारी की सारी चीज़ें करता रहा है। तो ये मामला मजीद उस जानिब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज द टाइम, हमें यकजा होना है, जो अंदरूनी जो मामला हैं इन पर काबू पाना है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।